बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 11 जून 2025 बुध का दिन। नाज़रीन इकराम, रूस यूक्रेन जंग अब सिर्फ रूस और यूक्रेन तक महदूद नहीं है। एक जानिब तो रूस ने बाज़ाब्ता तौर पर नेटो की एयर स्पेस को वायलेट किया है। रूस के फाइटर जेट्स पहली मर्तबा नेटो की फजाई हुदूद में दाखिल हुए। अब इस सब के अंदर एक तरफ पोलैंड जो है वो हाई अलर्ट पे है और पोलैंड ने 2 दिन पहले रूस के फजाई हमले के डर से अपने फाइटर जेट्स फजा में परवाज के लिए उड़ा दिए और अब फिनलैंड जो है वो भी एहतजाज कर रहा है कि भाई रूस की तरफ से हमारी एयर स्पेस वायलेट की गई। लेकिन अब बात इससे आगे निकल चुकी है और यूक्रेन से तो बहुत ही आगे निकल गई है, क्योंकि अब बाज़ाब्ता तौर पर रूस ने नेटो को एक बहुत क्लियर मैसेज दिया है और किस तरह से एक स्ट्राइक की गई है और जो तबाही है, जो उस मकाम से उठने वाला धुआं है, जो वहां पर लगी आग है, वो इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि रूस के अजाइम क्या है। और देयर इज अ रीजन कि जर्मनी, जो कि एक अहम स्टेक होल्डर है यूरोप का और नेटो का, जर्मनी का पहले कमांडर आकर कहता है फौज का कि भाई नेटो के मुमालिक के ऊपर डायरेक्ट हमले होने हैं। जर्मनी में उसने कह दिया बंकर्स फौरी तैयार करो और अब उसने कह दिया है कि रूस जो है वो टेस्टर लगाएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो हुई थी, जो नेटो का मुआहदा हुआ था जिसके तहत नेटो बनी थी, उस मुआहदे के आर्टिकल 5 को व्लादिमीर पुतिन टेस्ट करेगा, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन को यह लगता है कि अब इसमें वो बात नहीं रही और वो ट्रीटी यह है कि जी एक मुल्क पे हमला सब पे हमला। अब इस चीज को भी टेस्ट कर लिया गया फिनलैंड की एयर स्पेस को वायलेट करके। लेकिन अब जो पहले तसादुम की खबर आई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान और भारत के हवाले से भी कुछ बड़ी अपडेट्स हैं जिन पर बात करना जरूरी है और अमेरिका से नरेंद्र मोदी पर कयामत ढा देने वाली खबर जो है वो आ चुकी है। ये सारी की सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। अब सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, जंग का मंजरनामा समझ ले। 3.5 साल से ये जंग लगी हुई है। रूस आहिस्ता आहिस्ता एडवांसमेंट्स करता है। 4 मुख्तलिफ रीजन्स जो हैं वहां पर रूस की अच्छी खासी मिलिट्री प्रेजेंस भी है, कंट्रोल भी है। रूस का अपर हैंड रहा इस पूरी जंग में, ऑल्दो यूक्रेन के पीछे खुलकर नेटो और वेस्ट जो है वो खड़ा रहा। अब ऑल्दो अमेरिका जो है वो पीछे हट चुका है और अमेरिका ने यहां तक कहा है कि अगले बजट के अंदर जो डिफेंस बजट है उसमें से यूक्रेन की माली इमदाद को हम कम करेंगे। और ये डोनाल्ड ट्रंप की बेसिकली पॉलिसी भी यही है। बाइडन की पॉलिसी मुख्तलिफ थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी कतन 100% बल्कि मुख्तलिफ है। और नेटो को भी ट्रंप ने एक तरह से तनहा छोड़ दिया, यूरोप को तनहा छोड़ दिया कि भाई अपने मसले खुद देखो। अब इस सब में जो हालिया जंग है, जो कि 14 दिन पहले असल जंग शुरू हुई जिसमें यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब किया। अब रूस जो है वो अभी तक अपना हमले तो कर रहा है, वो तो 3.5 साल से चल रहे हैं। और अभी बल्कि एक और खबर आई है कि रशियन फोर्सेस जो हैं उन्होंने कैप्चर कर लिया है एक और एरिया, और इसका नाम थोड़ा सा मुश्किल है इस एरिया का, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। ये बेसिकली प्रोवोर्स्क डायरेक्शन के अंदर नोवोनिस्कोलिकैव का ये इस एरिया का नाम है। ये एक और एरिया है जिसे रूस ने कैप्चर कर लिया। और मैं आपको पिछले 14 दिन से ही, जब से ऑपरेशन स्पाइडर वेब हुआ और उसके बाद से हम रूस यूक्रेन जंग की कवरेज कर रहे हैं, बता रहा हूं कि जो ग्राफ्स है ना, अगर आप वो देखें, रूस के एरियाज कैप्चर करने की स्पीड जो है वो पिछले महीने गुज़श्ता महीनों की निस्बत डबल हुई, लेकिन अब अगर हम देखें तो वो 10 गुना बढ़ चुकी है। तो रूस एक तरफ तो तबाहकुन हमले कर रहा है, खार्कीव पर हमला किया, कीव पर हमला किया, दारुल हुकूमत से लेकर ओडेसा से लेकर इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक जो मकामात हैं यूक्रेन के, वहां पर तबाही मचाई जा रही है। और एक ऐसे मौके पर जब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन का सदर, कह रहा है कि भाई रशिया पे और सैंक्शंस लगाओ, अमेरिका थोड़ा पीछे हट रहा है, लेकिन यूरोप इस वक्त खुलकर उसके साथ खड़ा है। अब नाज़रीन इकराम, जो सबसे बड़ी और तबाहकुन खबर है वो क्या है? एक जानिब तो रूस ने जो तारीख का सबसे बड़ा हमला 2 दिन पहले किया, पोलैंड को लगा जी बम आ गए, जी पोलैंड को लगा ले भाई बैलिस्टिक मिसाइल आ गए, ड्रोन आज तो आए क्या है, क्योंकि पोलैंड के करीब, वो जिसे कहते हैं ना बॉर्डर के करीब हमला करके तबाही मचा के ये मैसेज दिया रशिया ने कि हम यहां पर भी आ सकते हैं, कोई भूला भटका हमारा बैलिस्टिक मिसाइल क्या पता इधर भी पहुंच जाए। इसीलिए नेटो के फाइटर जेट्स जो हैं वो रूस के खतरे के पेश नजर हवा के अंदर परवाज करना शुरू हो चुके थे। अब कल क्या हुआ है जी? कल फिनलैंड जो है उसकी एयर स्पेस के अंदर रूस के फाइटर जेट घुस गए हैं और फिनलैंड ने अभी रूस के सफीर को बुलाया है एहतजाज करने के लिए। नेटो की एयर स्पेस के अंदर, नेटो की एयर स्पेस के अंदर रूस ने अपने फाइटर जेट घुसा के एक इनडायरेक्ट मैसेज दे दिया। अब उससे भी बड़ा मैसेज क्या है? बेसिकली नाज़रीन इकराम, कीव के अंदर, जो कि यूक्रेन का दारुल हुकूमत है, आपको पता है कि मुख्तलिफ ममालिक की एम्बेसीज और मुख्तलिफ ममालिक के वीजा सेंटर्स भी हैं। अब जो कीव के अंदर यूके का वीजा सेंटर था, फॉर्मर वीजा सेंटर,
जो कि बंद था, अब उस पर हमला हुआ है और देयर इज अ रीजन कि इंटरनेशनल मीडिया इसकी हेडलाइंस बना रहा है। इंटरनेशनल मीडिया हेडलाइंस क्यों बना रहा है? क्योंकि ये एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मैसेज या जो मर्जी आप कह लें, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें यूके का मीडिया, द टेलीग्राफ की हेडलाइन है, शह सुर्खियां है, दिन की सबसे बड़ी खबर है, रशिया हिट्स फॉर्मर यूके वीजा सेंटर इन कीव स्ट्राइक। रशिया ने जो फॉर्मर यूके का वीजा सेंटर है उसे हिट किया है। फिर इसके साथ ही साथ नाज़रीन किराम दीगर मीडिया आउटलेट्स जो है वो भी इसे रिपोर्ट कर रही हैं। अब इसमें पिन्हा क्या है? ये इनडायरेक्ट मैसेज है। देखिए, इसमें कोई यूके का डायरेक्ट नुकसान तो 100% आप कहें कि उनके लोगों का, ये ऐसा कुछ नहीं, बट दिस इज अ डायरेक्ट मैसेज। और यही वजह है कि यूके के वजीर आजम ने एक हफ्ता पहले कह दिया था कि अब हम बजट भी बढ़ा रहे हैं डिफेंस का और वॉर रेडीनेस की तरफ हमने जाना है। अब ये जो वीजा सेंटर के ऊपर अटैक है, वो जिसे आप कहते हैं ना कि कहना तीनों ते सुनाना नूं, ये बेसिकली एक इनडायरेक्ट मैसेजिंग है जो रशिया कम्युनिकेट कर रहा है। पोलैंड के करीब हमला करके, फिनलैंड की जो एयर स्पेस है उसे वायलेट करके, यूके के फॉर्मर वीजा सेंटर के ऊपर स्ट्राइक करके रशिया टारगेटेड स्ट्राइक्स करता है। ये चीज याद रखिएगा, रशिया देख के कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स करता है और बिल्कुल निशाना लगाकर स्ट्राइक्स करता है। तो आप जरा इसे अगर उस एंगल से देखें, उस कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो बहुत कुछ आपके सामने जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब एक तरफ नाज़रीन किराम ये सारी डेवलपमेंट्स हैं, तो वहीं दूसरी जानिब कुछ और अपडेट्स भी हैं, और ये जो अपडेट्स हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ तो अब रूस यूक्रेन जंग जो है ये नेटो के आगे तक जा चुकी है और इस सब के अंदर ये तन्हाई का शिकार हो चुकी है। वहीं दूसरी जानिब जरा पाक भारत मामलात के ऊपर बात कर लेते हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं आपको यह बताऊं कि भारत जो है उसने अपने वफूद भेजे पूरी दुनिया के अंदर, और एक ही मैसेज था इंडिया का, और इंडिया जो है उसकी एक ही कोशिश थी कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सहूलतकार जो है वो करार दिया जा सके। लेकिन अब भारत के अरमानों पर पानी फिरा और मैं इंडियन मीडिया देख रहा हूं, वहां पर इन्हें बहुत बड़ी शिकस्त हुई है और ये इनका रोना ही नहीं बंद हो रहा। इन्हें समझ ही नहीं आ रही कि अमेरिका में आखिर पाकिस्तान ने कौन सी गिद्दड़ सिंगी, कौन सी जादू की छड़ी चलाई है कि अमेरिका भारत के खिलाफ और अपना सारा वजन पाकिस्तान के पलड़े में रख रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स के जो सेंट्रल कमांड है, जो वहां की फौज है सेंटकॉम, उसके कमांडर जनरल माइकल एरिक जो है उसने अमेरिकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को अहम शराकतदार करार दे दिया है। अमेरिकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में बयान देते हुए जनरल माइक एरिक कोरेला ने कहा कि दाइश खरासा इस वक्त आलमी सतह पर सबसे सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों में शुमार होती है। पाकिस्तान एक गैर मामूली इंसदाद दहशतगर्दी के शराकतदार के तौर पर उभर कर सामने आया है। पाकिस्तान से करीबी इंटेलिजेंस ताउन से दाइश खरासा के मुतअद्दिद दहशतगर्दों को हलाक और गिरफ्तार किया। इन गिरफ्तारियों में तंजीम के कम से कम 5 इंतहाई मतलूब रहनुमा भी शामिल हैं। अब इस सब के अंदर ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा और अहम तरीन शराकतदार है दुनिया का। तो भारत के दावे तो उड़ गए। और जनरल कोरेला ने कहा कि पाकिस्तानी हुकाम ने इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए अमेरिका को कई अहम कामयाबियां दिलवाई। एबे गेट धमाके के मास्टरमाइंड जाफर की गिरफ्तारी और इसकी हवालगी भी इसी में शामिल है। और इस सब के अंदर इस गिरफ्तारी के फौरन बाद आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने जाती तौर पर मुझे राब्ता करके इत्तला दी थी। अब यह एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन किराम मैं आपको यह बता दूं कि तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस जो है अब उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। अब यह स्टेटमेंट भी भारत के लिए बहुत बड़ी शिकस्त है। भारत कहता है मसला कश्मीर हमारा बायलेटरल इशू है, या फिर वो कह देता है इंटरनल, वो इसे इंटरनेशनलाइज नहीं करता। लेकिन अब तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस जो है उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि सदर ट्रंप अपने दौर में मसला कश्मीर को हल कर सकेंगे। और इनसे सवाल किया गया कि जी जो कुछ हो रहा है, आपकी बात हुई है, बहुत से मामलात चल रहे हैं, बहुत सी डिप्लोमेसी हो रही है, इसके ऊपर इनकी यह स्टेटमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब एनडीटीवी और दीगर इंडियन मीडिया आउटलेट्स जो हैं वो खबरें चला रहे हैं कि जी एक जानिब यूएस सेंटकॉम के साथ पाकिस्तान के इतने अच्छे ताल्लुकात बन गए और पाकिस्तान के चीफ को ये अपने यूनाइटेड स्टेट्स का जो आर्मी डे सेलिब्रेशन है उसके ऊपर इनवाइट कर रहे हैं, अमेरिका के आर्मी डे सेलिब्रेशन के अंदर। तो ये तो बड़ी क्लोज कोऑपरेशन हो गई। इंडिया का मौकफ कम से कम देखें, बाकी जो इंटरनल इश्यूज पाकिस्तान के पॉलिटिकल हैं दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन भारत का मौकफ जिस तरह से तबाह हुआ है, भारत का मौकफ जिस तरह से उड़ के रह गया है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और ये अब आप अंदाजा करें कितनी बड़ी शिकस्त है। एक जानिब पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की काविशों को सराहना, सेनेट में बैठ के उनके सेंटकॉम के कमांडर का, सेनेट की का जो कमेटी बराए डिफेंस है उसके अंदर ब्रीफिंग में पॉलिसी बयान जारी करना, फिर उसके बाद यह कहना कि मसला कश्मीर हल करवाएंगे डोनाल्ड ट्रंप अपनी इसी टर्म के अंदर। ये भारत इस वक्त आप कह लें कि जिसे कहते हैं ना कि तिल मिलावट है, उन्हें समझ नहीं आ रही कि टकरे मारें तो किधर मारें, कि ये हो क्या रहा है उनके साथ। जो अपने आप को इतनी बड़ी अस्करी ताकत कहता था वो गुरूर भी पाश पाश हो गया, और अपने आप को सिफारती ताकत कहता था वो भी इसका भुरकस निकल चुका है। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।